नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर मैं यहाँ पर हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाता है और हिस्ट्री से संबंधित अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी के बारे में जरूर सोचना चाहिए और उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, और इस चैप्टर का नाम है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहला हमने देखा था कब, कहाँ, क्या और कैसे। आज के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राचीन मनुष्य की, तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि जो मनुष्य था वो जो कि यहाँ पर शिकारी था, जगह जगह से शिकार करता था, फल फूल पेड़ पौधे इकट्ठा करता था, खाने के लिए भोजन का संग्रह किया करता था। वो धीरे धीरे भोजन को कैसे उत्पादन करने लगा, कैसे उसने भोजन का उत्पादन करना सीख लिया, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आरंभिक मानव के बारे में सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो दोस्तों, अगर आरंभिक मानव की बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में यहाँ जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि लगभग कई लाख वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 20-25 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर जो सबसे आरंभिक मानव है वो हमारा नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में रहा करता था। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था कि लगभग 4700 यानी 4700 वर्ष पूर्व जो हमारा आरंभिक नगरों का विकास हुआ वो लगभग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। और 2500 वर्ष पहले जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो और यहाँ पर बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो जो हमारा प्राचीन मनुष्य है उसने लगभग 8000 वर्ष पहले जो है जौ और गेहूं की खेती करना सीख लिया था। और मैंने आपको बताया था कि कीर्थर और जो सुलेमान पहाड़ियाँ थीं उसके आसपास के क्षेत्र में उसने गेहूं और जौ को उगाना सीख लिया था। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बिंध्य पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर की तरफ यहाँ पर रहने वाले लोगों ने लगभग चावल के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ये थी हमारा अध्याय नंबर 1 के बारे में कुछ जानकारी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम उन लोगों के बारे में हम जानते हैं जो इस महाद्वीप में, यानी कि इस उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर वो अपने भोजन को संग्रह करने के लिए यहाँ पर क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते रहते थे, फल फूल दाने पेड़ पौधे इन सबको इकट्ठा किया करते थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता था आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, अब आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने में कई कारण थे। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आखेटक खाद्य संग्राहक टाइप के जो लोग हुआ करते थे उस समय के प्राचीन जो मानो जो कि आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, यानी एक स्थायी निवास उनका नहीं रहा था। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो कारण क्या था? पहला कारण अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला कारण जो इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर वो एक ही जगह पर निवास करते तो चूंकि मैंने बताया कि वो खाद्य संग्राहक थे, शिकार करते थे, खाद्य पदार्थों को संग्रह करते थे, उनको खाते थे। अब अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे फलों और जो जानवर हैं उनको खाकर क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अगर दूसरे कारण की यहाँ पर बात करते हैं तो जो जानवर होते हैं वो अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वो आखेट पर भी डिपेंड करते थे जो पुराने मनुष्य होते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा कारण, तो जो जानवर होते थे वो क्या करते थे, अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारे के लिए एक स्थान से क्या करते थे, दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो इसीलिए क्या होता था, इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग होते थे वो भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तीसरा कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा कारण यहाँ पर यह हो सकता है कि पेड़ों और पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें जो फल फूल होते हैं उनका मौसम अलग होता है। कहीं ठंडियों में फल फूल आते हैं, कहीं पर आपका गर्मियों में फल आते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इसीलिए लोग भी उनकी तलाश में क्या करते थे, उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। यानी कि जिस जगह जहाँ पर जैसे फल आते थे उस इलाके में वो उस मंथ या उस मौसम में जाया करते थे ताकि उन्हें फल फूल मिल सके।
ठीक है। चौथा यहाँ पर कारण क्या होता था? चौथा यहाँ पर कारण ये होता था कि पानी के बिना, जैसे कि सभी को पता है कि जो पानी होता है इसके बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। ठीक है। पानी झीलों और झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब यहाँ पर बात की जा रही है जैसे कि पानी जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर एक जानवर है, एक जीवित मनुष्य के लिए, हर एक जीवित जानवर के लिए भी पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो उस समय नदियाँ, झीलें, तालाब ये हुआ करते थे, तो कुछ तो ऐसे हुआ करते थे, आज भी आपने देखा जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर मौसम के अनुसार पानी रहता था। इनकी बारिश में वो वहाँ पर पानी आपको मिलेगा नदियाँ और तालाबों में, और अगर यहाँ पर गर्मियों या अदर मौसम आएगा तो वो सूख जाती थी। तो ऐसी नदियों के आसपास या ऐसी झीलों के आसपास रहने वाले लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में जब वहाँ पर रहते थे, जब तक उसमें पानी मौजूद रहता था, और जैसे ही उन नदियों या झीलों में पानी खत्म होता था, वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में जाया करते थे। तो ये कुछ यहाँ पर कारण हैं जिनकी वजह से जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यहाँ पर प्रश्न हमारा उठता है कि हम कैसे आरंभिक मानव के बारे में ये सब जो जानकारियाँ हमने बताई ये कैसे मिलती हैं, हम कैसे इन जानकारियों के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर बात करते हैं पुरातत्वविद, जिसके बारे में हमने फर्स्ट अध्याय में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। ठीक है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ पत्थरों के औजार मिले, जिसकी वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर क्या करते थे, ये जो पत्थरों के औजार हैं ये इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि ये शिकारी टाइप के हुआ करते थे। तो उस वजह से ये क्या करते थे, इन्हीं पत्थरों की सहायता से जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है। और उनका मांस खाया करते थे। ठीक है। तो ये इससे जो उन्हें उस समय के उस समय काल के पत्थर जो मिले उससे यहाँ पर हमारे जो पुरातत्वविदों हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया। ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग है वो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ ये लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि लकड़ियों का औजार किसके लिए करते थे, तो लकड़ियों का औजार लकड़ियों का जो उपयोग कैसे करते थे, तो जो लकड़ियों का उपयोग है ये बहुत तरीके से लोग किया करते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लकड़ियों का जो उपयोग है ये ईंधन के लिए भी यूज किया करते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी प्रयोग करते थे लकड़ी, और यहाँ पर औजार बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ औजार आपको पत्थरों के जो है बनाए दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पत्थर के औजारों का जो उपयोग है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए देखिए ये यहाँ पर आपको दिखा गया है, ये है आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये है आपका खाने योग्य जड़ों की प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का हथियार, और ये है आपका जो है जानवरों की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें शार्पनेस ज़्यादा है इस वाले में, और इसमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर जड़ों को खोदने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इसका जो है ये हमारा इसलिए किया जा रहा है कि जानवरों की जो खाल थी उनसे बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जा रहा है। तो इस औजार के हिसाब से आप जान सकते हैं यहाँ पर कि ये किसके लिए प्रयोग किए जाते होंगे। ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि रहने की जगह का निर्धारण करना। अब हम देखेंगे यहाँ पर रहने की जगह का निर्धारण करना। मानचित्र 2 में देखें, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आखेटक खाद्य संग्राहक लोगों के प्रमाण मिले, ये लाल हो गया, यहाँ पर देखिए हुमसी और एक कुरनूल गुफाएं यहाँ पर हैं आपको, यहाँ पर भीम बेटका है। ये कुछ ऐसे स्थान इसमें चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ये आखेटक खाद्य संग्राहक टाइप के यानी कि प्रारंभिक मनुष्य रहा करते थे। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि यहाँ पर इसी के आसपास कहीं नर्मदा नदी गुजरती है, और मैंने बताया था कि नर्मदा नदी के आसपास ही कई लाख वर्ष पहले जो है प्रारंभिक मनुष्य का जो है वहाँ पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि वहाँ पर प्रारंभिक मनुष्य रहा करते थे। तो ये यहाँ पर देखिए इसी के आसपास या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग हैं ये यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर क्या कहा जा रहा है कि चूंकि पत्थर के जो उपकरण हैं बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। अब दोस्तों यहाँ पर पत्थरों देखिए यहाँ पर बात की जा रही कि जो लोग ऐसी जगह उसमें खाद्य संग्राहक टाइप के जो समुदाय के लोग हुआ करते थे वो उसमें ऐसी जगह पर रहा करते थे क्योंकि वहाँ पर उनके लिए पत्थरों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। पत्थरों से बने हथियारों का उपयोग किया करते थे, उनसे शिकार किया करते थे, तो इसलिए पत्थरों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे, ऐसी जगह रहने का प्रयास करते थे जहाँ पर पत्थरों की उपलब्धता बहुत आसानी से हो। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक शैल चित्र। ठीक है। इसमें क्या है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं।
इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इनमें जो चित्र मिले हैं इसमें से कुछ मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, इसमें जानवरों का जो है बहुत ही कुशलता से सजीव चित्रण आप लोग देख सकते हैं किया गया है। अब ये दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुफाओं की। जो बात की तो मध्य प्रदेश में, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, इस पुरातत्व स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं के लिए में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। मैंने बताया नर्मदा ही घाटी, नर्मदा नदी के आसपास ही जो है डेवलप सबसे ज़्यादा हुए। ठीक है, कई सालों पहले वहीं पर मनुष्य पाए गए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो है वो मध्य प्रदेश में एक जो भीमबेटका है वहाँ पर क्या है उनकी गुफाओं और कंदराओं में जो है रहा करते थे। अब वो इसलिए रहा करते होंगे क्योंकि वहाँ पर क्या होता होगा, बारिश, धूप और हवाओं, इन सारी चीज़ों से वो अपनी रक्षा करने के लिए इन गुफाओं के अंदर वो क्या करते थे, रहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जैसे पुरातत्व की, मैं पूरा स्थल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा स्थल होता क्या है? देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर देखिए पूरा स्थल उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत समय पहले जो वस्तुएं हैं, जैसे कि औजार हो गए, बर्तन हो गए, इमारतें होंगी, इनके जो अवशेष मिलते हैं, तो ऐसे स्थलों को हम बोल देते हैं पूरा स्थल। ठीक है, ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, कभी कभी क्या होते हैं समुद्र, नदी के तल पर भी पाए जाते हैं ऐसे जो औजार, बर्तन या इमारतें की जो अवशेष हैं। ठीक है, इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, आगे की खोज, आग की खोज यहाँ पर देखते हैं कैसे भी। तो देखिए, चित्र में कुरनूल गुफा ढूंढें। तो देखो यहाँ पर हम कुरनूल हम बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो कुरनूल है ये यहाँ पर दिया गया है आपका कुरनूल गुफाएं। तो इसकी बात की जा रही है, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि चित्र में आपको कुरनूल गुफा देखना है। ठीक है, यहाँ क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुरनूल गुफाएं हैं यहाँ से क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। अब इसका मतलब क्या लगाया जा सकता है? इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि आरंभिक लोग जो हैं ये आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस के लिए भी किया जा सकता है, मांस को पकाने के लिए, भुनने के लिए, और दूसरा खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी इसका किया जाता होगा। तो आग का कई तरह से लोग प्रयोग किया करते होंगे। पहले तो आपके लिए प्रकाश के लिए भी प्रयोग किया करते होंगे, दूसरा आपका मांस को भुनने के लिए भी करते रहते होंगे, और तीसरा आपका जानवरों को, जो खतरनाक जानवर हुआ करते थे उसमें, उनको, हिंसक जानवरों को भगाने के लिए भी यहाँ पर आग का प्रयोग किया करते होंगे। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं नाम और तिथियों के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देखते हुए चलेंगे। देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उस काल के बारे में यहाँ पर पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। इसमें देखिए, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आखेटा खास संग्राहक समुदाय के लोग जो पाए जा रहे हैं, उसे उन्होंने आरंभिक काल जो था, इसे आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जो पुरातत्वविद है उसे जानते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा पाषाण काल शब्द है ये दो शब्दों से बना है। एक तो पूरा यानी कि प्राचीन, और दूसरा पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के औजार प्राप्त हुए, इसीलिए जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसका नाम पूरा पाषाण काल यहाँ पर रख दिया। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है, अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है ये 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 वर्ष साल पहले के दौरान माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल का जो डिवीजन है, यानी कि कब से कब तक पूरा पाषाण काल को माना गया है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व से पहले और 20 लाख से 12,000 वर्ष के बीच के जो काल है, जो समय काल है, उसे यहाँ पर पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल की संज्ञा यहाँ पर दी है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम स्पेन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि वो 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक के बीच के समय को जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने उसको पूरा पाषाण काल बोला है। और उससे भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, उसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका जाता है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आपका जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा आ जाता है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका आ जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आ जाता है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मानव इतिहास की जो 99% कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेसोलिथ है उसे हम कौन सा काल बोलते हैं। तो ये आपका होता है, या जिस काल में
हमें पर्यावरणीय बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो किस काल में बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं? तो ये जो पर्यावरणीय बदलाव है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में, और इसमें इसी काल को हम बोल देते हैं मेसोलिथ। ठीक है, इसका जो समय है, अब इसके समय की बात करें अगर कि ये कब से कब तक इसका टाइम स्पैन है, ठीक है, तो ये जो है ये आपका 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल तक के बीच का जो समय है, यानी 12,000 से 10,000 के बीच, यानी 2,000 साल की का जो समय है वो 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का समय, उसे हम बोल देते हैं मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथ काल। ठीक है, तो इस काल के कारण इस काल के जो पाषाण औजार हैं वो आमतौर पर क्या थे, बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके थे। मतलब लोगों ने जो है थोड़ा सा उसमें डिज़ाइनिंग करना सीख लिया था। मतलब वो जान चुके थे कि इसको हम शार्प बना सकते हैं, इसको घिस कर हम पत्थरों को ऐसे तरीके से यूज कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, कम हमारे फोर्स से ये ज़्यादा हमें आउटपुट मिल सके। तो इस तरह से क्या करते थे, उन्होंने क्या कर लिया था, पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हो चुके थे और इनको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। और ये जो औजार हैं इनको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहते हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसी औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण काल युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही औजार यहाँ पर पाए गए। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि आधुनिक समय में जो भी आविष्कार होते हैं, तो वो जो आविष्कार होते हैं वो सारी चीज़ें तो हमें मिलती हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत पुरानी भी चीज़ें होती हैं उनका भी हम प्रयोग करते हुए दिखते हैं, उनका भी लोग प्रयोग करते रहते हैं और उनको भी हम लोग देखते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल में औजार जो है काफ़ी छोटे होते चले गए, यानी जो पत्थर हैं उनके जो औजार पहले बड़े हुआ करते थे वो छोटे होते चले गए और वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग यानी कि उसमें काफ़ी शार्प एज यानी कि वो काफ़ी धारदार होते चले गए। ठीक है, लोगों ने धार करना सीख लिया। ठीक है, वो जान गए कि इससे हम ज़्यादा इसका आउटपुट ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पुराने औजार हुआ करते थे, जो बड़े पाषाण हथियार हुआ करते थे, वो भी उसमें पाए जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात होती है। अब अगले युग की अगर हम बात करते हैं तो अगला युग हमारा हो जाता है, इसकी जो शुरुआत होती है ये लगभग 10,000 साल से पहले होती है और इसे हम नव पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 20 लाख से 12,000 लाख तक का समय है वो हमारा कहलाता है पूरा पाषाण काल, और इसी को फर्दर 3 और भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। उसके बाद वाला जो समय आता है वो आता है मध्य पाषाण काल, और इस मध्य पाषाण काल में बहुत सारे यहाँ पर पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं और इसी मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ बोलते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमारे जो हथियार हैं, जो पत्थरों के हथियार, वो छोटे होते चले गए, लघु पाषाण जिनको हमने बोला, और मैक्रोलिथ उनका हमने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो समय आ जाता था वो आता था मध्य पाषाण काल का। जो समय मैंने बताया वो मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 से लेकर 10,000 के बीच तक का समय, और जो पूरा पाषाण काल का समय था वो लगता 20 लाख से लगभग 12,000 तक का समय। और उसके बाद 12,000 से 10,000 से आगे का जो समय था उसे हमने नव पाषाण काल की संज्ञा दी। ठीक है, नव पाषाण काल का क्या मतलब होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आधुनिक जो उनके नाम हैं वो नाम इन्होंने दे रखे हैं। अब उस समय हो सकता है इनके कुछ और नाम हुआ करते हों, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा बोलते हैं। अब जैसे मैंने बात की यहाँ पर बदलती जलवायु के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुए, कई सारे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, बदलाव देखने को मिले, पर्यावरणीय बहुत सारे बदलाव हुए। तो यहाँ पर बात की जा रही है 12,000 साल पहले की, यानी कि लगभग मध्य पाषाण की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुए, उस समय क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुए, जो जंगल हुआ करते थे उसमें धीरे धीरे घास के मैदानों में परिवर्तित होने लगे। और जब वो मैदानों में परिवर्तित होने लगे तो इसमें क्या हुआ, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर जो हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर घास खाने के लिए वहाँ पर आया करते थे। अब क्या हुआ, लोग इन जानवरों का शिकार करते रहते थे और वे इनके पीछे आए और इनके खाने पाने की आदतों और प्रजनन के समय के बारे में जानकारी हासिल करने लिए कि ये कैसा क्या खाते हैं और जो है इनके प्रजनन के बारे में कैसी जानकारी है वो हासिल करने लगे। क्या खाते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी जानकारी इकट्ठा करने लगे। और उसकी वजह क्या थी, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब जब वो जान गए कि ये घास फूस खाते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा जो जानवर हैं
ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जानवर हैं और ये हमारे लिए अहिंसक भी हैं, हिंसा भी नहीं है, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं है। तो वो इनके बारे में वॉच करने लगे। जब वो जानवर आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या खाते हैं, कैसा रहन सहन है ये इन जानवरों का, और उनको क्या करें, उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको पालना स्टार्ट कर दिया होगा। उनको पकड़ के क्या करता होगा, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें पालने लगे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, अब खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी फिर अब बात करते हैं कि जो खेती है और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई होगी। ठीक है, तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि जो है इस समय क्या हुआ कि इसी महाद्वीप में जो है कई सारे इलाकों में क्या हुआ कि गेहूं, जौ और धान जैसे जो अनाज थे ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब प्राकृतिक शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने आप ये उग जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो शायद बात की जाएगी, मतलब एक सोचा गया, एक कहानी उसके बारे में सोची गई कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जो महिलाएं, पुरुष और जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या करते थे, इन अनाजों को भोजन के लिए जो है बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब क्या हुआ, अब चूंकि वो प्राकृतिक रूप से जो अनाज, गेहूँ, जौ और जो मैंने धान की बात की, ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। जब ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, उस समय की जो शायद महिलाएं, पुरुष और जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या करने लगे, इन अनाजों का भंडारण करने लगे होंगे, इनको बटाना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ वो यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, और ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। मतलब कि क्या हुआ, वो इनको बटोरने लगे, इकट्ठा करने लगे। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ये भी जानने की कोशिश करने लगे कि ये अनाज किस जगह उगते हैं, किस समय में उगते हैं। ठीक है, और इनको उगने में हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे हम इनको उगा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया होगा और वो क्या करने लगे होंगे, खुद से अनाज पैदा करना सीख गए होंगे। इस पर क्या हुआ, वो धीरे धीरे से कृषक बन गए होंगे। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो घास के मैदान पड़े थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हुआ तो जो जानवर आके यहाँ पर घास चरने वाले जो जानवर थे वो आया करते थे, घास चरने लगे। तो लोगों ने उनको देखा कि ये घास खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्हें पालने की कोशिश की। तो वो क्या करने लगे, उनके सामने चारा रखने लगे, अपने घरों के सामने क्या करने लगे होंगे, चारा रखने होंगे ताकि जानवर आ जाए उसको खाने के लिए और हम उनको अपना पालतू बना सकें। तो इस तरह से उन्होंने जानवरों को भी पालना क्या किया होगा, सीख लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था सिंधु जो है पाषाण काल में। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर को बनाया गया था वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि आप कुत्ता बोल सकते हैं। इसे सबसे पहले आपको जो है पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आते हैं बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा उगाए और जानवरों को देखभाल करने का बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो लोगों द्वारा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, उदाहरण के तौर पर हम लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का सब चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने वॉच करना शुरू किया कि कौन से पौधे जल्दी नष्ट नहीं होते और उन्हीं पौधों को यहाँ पर उगाने की उन्होंने कोशिश की कि जो है वो जल्दी से नष्ट हो, उगाने पर वो आसानी से उग सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। साथ ही जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ठीक है, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सके। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न हो गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींगें क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि मध्य पाषाण काल साल में शुरू हुई। ठीक है, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं और जो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे पहले लोगों ने क्या उगाना सीखा था। ठीक है, किसकी खेती करनी स्टार्ट की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हैं कि सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ को उगाना सीखा था। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बताया कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे पहले लोगों ने किस जानवर को पालतू बनाना सीखा था, तो कुत्ते को यहाँ पर उन्होंने पालतू बनाना सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पर वही बचने की जो प्रक्रिया की तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे क्या हुआ, जब लोगों ने गेहूं अनाज पैदा करना स्टार्ट कर लिया
ठीक है। अब जब उन्होंने अनाज को पैदा करना स्टार्ट कर लिया, जानवरों को पालना सीख गए कि कैसे हम जानवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जानवरों को पाल सकते हैं। अब उसके लिए जैसे मान लीजिए आप आज भी देखते होंगे, अगर मान लीजिए हम कुछ बोते हैं, गेहूँ चावल या कुछ बोते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ टाइम लगता है, 6-7 महीने का टाइम होता है, तब जाके वो फसल हमारी तैयार होती है। उसके बीच में उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर अब जब उन्होंने गेहूँ चावल जो इन चीज़ों को उगाना सीख लिया, तो क्या हुआ कि उनको अब एक स्थान पर रुकना पड़ता था। कि जैसे मान लीजिए उन्होंने आज गेहूँ उगाया है, तो उसके लिए 5-6 महीने का इंतजार करना पड़ता था कि वो फसल पकेगी, तब जाके हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे उनके अंदर बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, और स्थायी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, जो घूम घूम कर वो अपना आखेट और ये सब किया करते थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ और लोगों के अंदर ठहराव हुआ। वो एक जगह रुककर चीज़ों को करने लगे। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थायी बसने की प्रक्रिया यहाँ पर इसी से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, जो कि मैंने अभी बताया। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों में उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि जैसे कि लोगों ने बसना किस लिए स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर उनको एक जगह रुकना पड़ता था काफ़ी देर तक, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ फसल उगाई है तो उसका इंतजार करना पड़ता था, उसके पकने का, तो उन्हें रुकना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने, अब चूंकि जब फसल तैयार हो गई हमारी, तो उसके भंडारण की भी आवश्यकता है, उसे हम कहीं रखेंगे भी, उसके रखने के लिए भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है। अब यहाँ पर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है। अब देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे हमें क्या मिलता है, दूध और घी भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का ही एक तरीका है। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो ये पशुपालन किया करते थे अपनी ज़रूरतों के लिए, तो वो ज़रूरतें क्या होती थी कि मान सकते हैं कि उनके भोजन का ही भंडारण, उनके भोजन का ही संग्रह का एक हिस्सा था, एक तरीका था। ठीक है। और आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो देखते हैं यहाँ पर मानचित्र 2 में, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने मानचित्र में देखा था, अब यहाँ पर मैं फिर से आपको लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो नीले रंग की बात की जा रही है, ठीक है, तो यही जो ये कुछ जगह हैं, ठीक है, ये सारी जगह जो नीले रंग की यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये सारी जगह कुछ ऐसी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए आप बुर्ज होम कश्मीर में देख सकते हैं, और मेहरगढ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मेहरगढ़, बुर्ज होम, ये और ये इधर देख सकते हैं आप, ठीक है, कोल्डिहवा, ठीक है, और इधर देख सकते हैं आप पय्यमपल्ली, ठीक है, हल्लूर, ये सारी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर नौपाषाणिक, देखिए ये पुराग स्थल हैं, ये कैसे हैं, नौपाषाणिक। और मैंने बताया नौपाषाणिक पुरा स्थल, नौपाषाणिक समय क्या बताया। अब देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर गेहूँ, देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो 12,000 से लेकर 10,000 तक के बीच का जो समय था, उसे हमने मध्य पाषाण के अंतर्गत रखा है। और उसके बाद का समय, यानी कि 12,000 से लेकर उसके आगे का जो समय, मतलब 10,000 के आगे का जो समय है, उसको हमने नौपाषाण काल में रखा है। और मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कब की बात की जाए, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व लोगों ने गेहूं और जौ को उगाना सीख लिया था। तो 8,000 वर्ष पूर्व अगर यहाँ पर बात की जाए तो 8,000 वर्ष पूर्व किसके अंतर्गत आता है, यह आ जाता है नौपाषाण काल युग के अंतर्गत। तो वही चीज़ यहाँ पर बात करें कि जो पशुपालक और जो कृषक लोग थे वो यहाँ पर नीले कलर में दिखाए गए हैं, और ये सारे के सारे नौपाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर जो नीली जगह है वहाँ पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो जो पश्चिमोत्तर जो हमारा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की
भी पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें से इन सारी चीज़ों से इन्होंने वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, क्योंकि उनको जले हुए अनाज के दाने मिले, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर शायद लोगों को अनाज के बारे में जानकारी थी और वो खेती किया करते होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम स्थायी जीवन की ओर। अभी देखिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति से धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर व्यक्ति कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो पुरातत्व गुरुओं को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, आप क्वेश्चन भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर यहाँ पर उन्हें जो है गर्तावास मिले थे। तो गर्तावास कहाँ मिले थे? आधुनिक कश्मीर जो बुर्ज होम है वहाँ पर आपको गर्तावास मिले थे, ठीक है, जिनमें लोग रहा करते थे। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब आगे भी गर्तावास के चित्र भी दिखेंगे, आप देख सकेंगे यहाँ पर। फिर बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा, ठीक है। कुछ और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नवपाषाण काल के उपकरण देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था कि भंडारण के लिए, अब जैसे जब लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कृषि करना सीख लिया, तो उसके भंडारण के लिए भी उन्हें बर्तनों की आवश्यकता हुई जिसमें उनको हम स्टोर कर सकें। और साथ ही साथ में जब उन्होंने अनाज को उगाना सीख लिया तो उसे पकाने के लिए भी बर्तनों की जरूरत थी। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, बर्तनों का भी आविष्कार हुआ होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। इसके साथ साथ क्या हुआ, अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इन कपड़ों को बुनने के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे, ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का ही काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ मैंने आपको बताया, ठीक है। मेहरगढ़ मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था उसकी लोकेशन की तरफ, ठीक है। तो मेहरगढ़ या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर ईरान जाने वाला जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसके आसपास जो है हरा भरा समतल स्थान है, उसे मेहरगढ़ बोलते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो दोस्तों यहाँ पर मेहरगढ़ का अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले लोगों ने किस स्थान पर गेहूँ जो उगाना सीखा था, तो अगर आपका वैसे क्वेश्चन बनता है तो गेहूं जो उगाना 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने खेती करना सीख लिया था, ठीक है। और उस समय जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसा करना सीखा था। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो वहाँ पर मेहरगढ़ की बात आ सकती है सामने कि सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, गेहूँ जो उगाने के वो मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ पर घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते हैं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है जो इससे मेहरगढ़ से प्राप्त आवास मिले हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर घर बने हुआ करते थे, ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ही हम बात करें तो ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो इस तरह से लोगों का भी विश्वास हुआ करता था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, तो उसके लिए क्या करते थे, उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती थी लोगों की, उनको भी साथ में वहाँ पर रख देती थी ताकि वो उसका मृत्यु के बाद जो अगला जीवन होगा उसमें उसका वो प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अन्यत्र के बारे में देख लेते हैं कि अपने एटलस में फ्रांस जोड़ो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। देखिए जो चित्र इसमें दिखाया गया है, इस पुरातत्व स्थल की खोज जो है लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, ठीक है, रेनडोयर, बारहसिंघा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों की लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा, ठीक है।
आगे आते हैं, एक नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में बात करते हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो, ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताक युग तुर्की में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि चताक युग जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है और वो कहाँ पर है, तो ये आपका तुर्की में है। तुर्की में पाया जाता है कौन सा, चताल युग, ठीक है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर, ठीक, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाला वाहन का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, और लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने अध्याय जो 2 था इसका, वो यहाँ पर इस तरह से समाप्त कर दिया है। आगे कल हम यहाँ पर इसका अध्याय 3 डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम एनसीईआरटी के सारे जो हमारे चैप्टर हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की वो पढ़ेंगे, फिर 7, 8 ऐसे हम सीरीज से चलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।